गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट। टॉपिक चल रहा था हमारा सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। कौन सी हमारी प्राचीन विधियां हैं जिससे हम लेंथेनाइड्स को अलग अलग कर सकते हैं। उसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटाइजेशन मेथड, थर्ड इज thermal decomposition of oxysalt of lanthanides, last one is by the change of oxidation state। आज का तुम्हारा टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। कौन से लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण हम आधुनिक विधियों द्वारा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो मेथड मॉडर्न मेथड में यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसको आयन विनिमय विधि। ये विधि सबसे प्रभावी विधि होती है। दिस मेथड इज वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। इस मेथड में समान आवेश वाले आयनों का रिवर्सिबल इंटरचेंज को आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। दैट इज रिवर्सिबल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता अंतर परिवर्तन। समान आवेश वाले आयनों का यदि रिवर्सिबल इंटरचेंज होता है तो उसको हम आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम विलयन में से प्राप्त आयन व सॉलिड मैट्रिक्स एक्सचेंजर से प्राप्त आयनों के मध्य इंटरचेंज होता है। ये जो सॉलिड मैट्रिक्स एक्सचेंजर होते हैं ये हमें ऑर्गेनिक कंडेंसेशन के प्रोडक्ट होते हैं, कार्बनिक संघनन के उत्पाद होते हैं जिन्हें हम रेजिन कहते हैं। ये रेजिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट को हम बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंजर रेजिन, दूसरे को हम बोलते हैं एनाइन एक्सचेंजर रेजिन। कैटाइन एक्सचेंजर रेजिन में अम्लीय ग्रुप, अम्लीय समूह या एसिडिक समूह जैसे COOH, SO3H तथा OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, जबकि एनाइन एक्सचेंज रेजिन में क्षारीय ग्रुप या क्षारीय समूह जैसे NH2 या NH3, NR3, NR2, NH3, first NH3, NH2, NR3 negative, NR2, NHR जैसे बेसिक समूह उपस्थित होते हैं।
इसमें एनाइन एक्सचेंजर रेजिन में स्पेशल क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं, जैसे NH2, NHR, NR2, NR3 पॉजिटिव। इस विधि में हम लैंथेनाइड +3 आयनों के जलीय विलयन को केटाइन एक्सचेंजर रेजिन में से पास करते हैं या गुजारते हैं। जो हमारा रेजिन होता है, उसको हम HR से प्रदर्शित करते हैं। ये जो रेजिन होता है, इसका जो H पॉजिटिव आयन होता है वो लैंथेनाइड आयनों से एक्सचेंज हो जाता है। हम रेजिन को किससे लिखते हैं? HR से, और जो रेजिन का H होता है वो लैंथेनाइड से को एक्सचेंज कर देता है। जैसे हमने कौन से लैंथेनाइड लिए? लैंथेनाइड +3। अब लैंथेनाइड +3 में सबसे पहले हम लैंथेनाइड +3 की रिएक्शन, हमने कौन सा रेजिन लिया है? केटाइन एक्सचेंजर रेजिन, जिसको मैंने लिखा 3HR से। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बन जाएगा? LnR3, बाहर क्या निकल गया? H पॉजिटिव। ये हमारा लैंथेनाइड आयन का विलयन था। क्या रहेगा ये तुम्हारा? द्रव। ये हमारा रेजिन है, कौन सा है? सॉलिड, ठोस। फिर हमारा इसका H इससे ये हट गया और ये इससे जुड़ गया रेजिन लैंथेनाइड से, ये भी क्या बन जाएगा अपना? ठोस। और ये हमारा जो H पॉजिटिव आयन है, ये हमारा क्या है? जलीय विलयन या जलीय। इस तरह यदि हम लैंथेनाइड आयनों के विलयन को केटाइन एक्सचेंज रेजिन में से पास कराते हैं, रेजिन को हमने HR से लिखा, उसका H पॉजिटिव आयन लैंथेनाइड आयन्स को क्या कर देता है? एक्सचेंज या इंटरचेंज कर देता है। अब जो इन लैंथेनाइड आयनों में जल योजित की जो प्रवृत्ति होती है, वो उसकी एटॉमिक साइज या आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जल योजित होने की प्रवृत्ति जितने भी लैंथेनाइड्स आयन हैं, उनकी आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम लैंथेनम +3 से लुटेशियम +3 पर जाते हैं, आयनिक साइज में धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसमें जल योजित होने की प्रवृत्ति क्या पाई जाएगी? ज्यादा। जिसका साइज बड़ा होगा उसमें जल योजित होने की प्रवृत्ति क्या पाई जाएगी? कम। क्योंकि जो भी हाइड्रेशन टेंडेंसी है वो उसकी आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम लैंथेनम +3 से लुटेशियम +3 तक जाते हैं, धीरे धीरे इनकी आयनिक त्रिज्या में कमी होने लगती है। आयनिक त्रिज्या में कमी होने को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड संकोचन। लुटेशियम +3 की साइज आयनिक त्रिज्या सबसे कम है, तो इसकी जल योजित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। जबकि लैंथेनम की साइज बड़ी है या इसके बाद सीरियम +3 की साइज बड़ी होने के कारण उसकी जल योजित होने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि लैंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर साइज धीरे धीरे कम हो रही है, तो जल योजित होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब हम जब रेजिन कॉलम पर सबसे पहले
क्या है, लैंथनम +3 सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा और सबसे अधिक दृढ़ता से लैंथनम +3 सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद सबसे बाद में लुटेशियम +3 आयन सबसे बाद में अवशोषित होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं कम दृढ़ता से। अब इन आयनों के जो ये आयन्स हैं, इनके रेजिन को यदि हम अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड द्वारा इल्यूट करके बाहर निकालते हैं, क्या डालते हैं हम इसमें, अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड डालते हैं और इल्यूट करके बाहर निकालते हैं, तो किस फॉर्मेशन में बनेंगे ये तुम्हारे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जब हम लैंथनम से लुटेशियम तक जाते हैं, इनकी आयनिक साइज में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो सबसे छोटी साइज किसकी है, लुटेशियम की। जिसकी साइज सबसे छोटी होगी उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन कौन बनाएगा, लुटेशियम +3, और सबसे बाद में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनाएगा, लुटेशियम +3, और सबसे बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन बनाएगा, या तो लैंथनम +3 बनाएगा या सीरियम +3 सबसे बाद में कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। हम इसमें कौन सा इल्यूशन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड। तो सबसे प्रबल संकुल लुटेशियम +3 बनाता है और सबसे वीक लैंथनम +3 सबसे वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमारा सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर लुटेशियम +3 संकुल सबसे पहले हमारे विलयन में आ जाएगा, जबकि जो तुम्हारा लैंथनम +3 सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो सबसे बाद में आएगा और रेजिन से जुड़ा रहेगा। सबसे पहले कौन सा आएगा तुम्हारा, लुटेशियम सिट्रेट, क्योंकि हमने क्या डाला, अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमारा क्या बनेगा, लुटेशियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले विलयन में बाहर आ जाएगा। सबसे बाद में लैंथनम सिट्रेट बाहर आएगा और रेजिन से जुड़ा रहेगा। अब रेजिन में क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, लैंथनम R3, और इसका हमने कौन सा इल्यूशन यूज किया, दैट इज अमोनियम सिट्रेट। क्या यूज किया हमने, अमोनियम सिट्रेट। हमने लैंथेनाइट का रेजिन लिया, अमोनियम सिट्रेट, सबसे पहले हमने लिखा NH4 पॉजिटिव। क्या बनेगा इसमें, 3NH4R, बाहर क्या लिखा गया, Ln+3, Ln मतलब लैंथेनाइड +3। अब ये जो लैंथेनाइड +3 है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सबसे पहले सिट्रेट आयन से, पहले अमोनिया से कराई, अमोनियम से कराई, फिर हमने इसके सिट्रेट से कराई। तो क्या बनेगा, Ln सिट्रेट। ये क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कौन सा आएगा तुम्हारा, लुटेशियम, फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, सबसे बाद में लैंथनम। इस तरह हम अपने जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनको आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड में हम सबसे पहले रेजिन में अमोनियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड डालते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बनते हैं। हमने बताया सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका बनेगा, लुटेशियम का, और वो विलयन में ही रहेगा। सबसे बाद में किसका कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, या तो लैंथनम का या लैंथनम सिट्रेट का बनेगा या सीरियम सिट्रेट का बनेगा, क्योंकि आयनिक त्रिज्या लैंथनम +3 से लुटेशियम +3 जाने पर आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे कम होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लैंथनम से लुटेशियम जाने पर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी किसकी होगी, लुटेशियम की। किस फॉर्म में बनेगा वो, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। अब इस मेथड में हम
जो भी एमोनियम सिट्रेट साइट्रिक एसिड यूज करते हैं उसके एक कंट्रोल कंसंट्रेशन को यूज किया जाता है। इस मेथड को हम बार बार रिपीट करते हैं तभी लैंथेनाइड सेपरेट आउट हो पाते हैं। यूरोपियम 63 से लुटेशियम 71 के इल्यूशन को हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इल्यूशन मतलब सबसे पहले कौन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आएगा, तो सबसे पहले इल्यूट फॉर्म में कौन निकलेगा, सबसे पहले मैंने बताया लुटेशियम और सबसे बाद में कौन सा निकलता है, लैंथेनम या सीरियम। अब इसका यहां पर हमने लिए एक्टिविटी, यहां लिए हमने वॉल्यूम ऑफ इल्यूटेंट। ये क्या है, इल्यूशन कर्व फ्रॉम यूरोपियम 63 टू लुटेशियम 71। क्या है यूरोपियम कर्व, सबसे पहले हमने लिया यूरोपियम का 63, फिर हमने लिया ग्लाइडोनियम का एक्टिविटी, फिर लिए टर्बियम की 65, डायोस्पोरियम 66, धीरे धीरे होलोनियम, इर्बियम 68, टर्बियम 69, इट्रिबियम 70 और लुटेशियम 71। सबसे पहले इल्यूट फॉर्म या सिट्रेट फॉर्म में कौन निष्कासित होता है, लुटेशियम। क्यों निकलता है सबसे पहले, क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी, धीरे धीरे साइज क्या हो रही, कम, सबसे कम है। जिसमें आयनिक साइज कम होगी उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो मॉडर्न मेथड में हमने सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा है, आयन एक्सचेंज मेथड, जो सबसे इफेक्टिव है। इसमें केवल जो आयनों का सेम चार्ज होता है उनके बीच में रिवर्सिबल इंटरचेंज होता है। सेकंड मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जो द्रव द्रव के बीच में होता है, या हम उसको हिंदी में बोलते हैं विलायक निष्कर्षण विधि। इस विधि में हम लैंथेनाइड लवणों को जल तथा अमिश्रणीय या आंशिक अमिश्रणीय कार्बनिक विलायकों में विलेयता के अंतर पर आधारित है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द solubility difference between the salt of lanthanide in water and in miscible और immiscible organic solvent। जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट या एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट भी कहते हैं। कार्बनिक विलायक को हम निष्कर्षण विलायक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट भी कहते हैं। इस विधि में हम जल में विलय लैंथेनाइड सॉल्ट को कार्बनिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, पास करते हैं या उसकी धारा में प्रभावित करते हैं। वी कैन पास द सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of lanthanide salt in carbonic या in organic solvent। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं उसका नाम है ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट। क्या फॉर्मूला हुआ, C4H9 का होल थ्राइस PO4। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको TBP, ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है इसको हम ज़ाइलीन या केरोसिन के साथ यूज करते हैं। जो भी हम लैंथेनाइड्स के सॉल्ट के मिश्रण होते हैं उनको हम HNO3 में विलय करते हैं जिससे वो संकुल लवण के रूप में प्राप्त होता है। जो भी लैंथेनाइड्स का सॉल्ट है उसके मिक्सचर को हम किसमें सॉल्युबल करते हैं, HNO3 में, जिससे वो संकुल लवण के रूप में प्राप्त होता है। जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसमें हमने क्या डाला, NO3, फिर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्या बन गया, लैंथेनाइड्स नाइट्रेट ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको, इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को हम किससे बता सकते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं वितरण गुणांक, या इसका दूसरा नाम कहलाता है एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्षण गुणांक। जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है
जलीय विलायक में किसी भी विलायक की सांद्रता अपॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सांद्रता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हमने किससे लिखा है इसको, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू विलय की एक विलायक में सांद्रता अपॉन विलय की दूसरी विलायक में सांद्रता। ऊपर वाला जो विलायक है वो हमने कौन सा लिया, ऑर्गेनिक, और नीचे वाला हमारा है एक्वस। अब हमारा जो ऑर्गेनिक है उसमें हमने लेंथनाइट्स का नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में डाला था, तो क्या बना था, Ln लेंथनाइट्स का कॉम्प्लेक्स TBP, क्या नाम है इसका, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट। ये हमारा ऑर्गेनिक है, तो हमने इसकी कंसंट्रेशन ली, किसकी, ऑर्गेनिक वाले की, और ये किसकी है, लेंथनाइट के एक्वस सॉल्यूशन की। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और जो एक्वस फेस है, ऑर्गेनिक फेस और जो तुम्हारा ऑर्गेनिक फेस है, दोनों के रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वितरण गुणांक, या हम बोलेंगे इसको एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट, या हम इसको बोलेंगे निष्कर्षण गुणांक, जिसको हमने किससे लिखा है, लैम्डा से। तो कोई भी दो फेसेस, कोई भी दो प्रवस्था, फर्स्ट वाली हमने कार्बनिक ली, दूसरी वाली हमने जलीय ली, इन दोनों के अनुपात को हम क्या मान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। दो लेंथनाइट्स के लिए सेपरेशन फैक्टर, पृथक्करण कारक तथा वितरण अनुपात, सेपरेशन फैक्टर को किससे लिखा हमने, अल्फा, तथा वितरण अनुपात लैम्डा से निम्न संबंध होता है। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड लैम्डा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज ए दो लेंथनाइट्स के बीच का सेपरेशन फैक्टर कहलाता है। व्हाट इज लैम्डा, ऑर्गेनिक फेस और एक्वस फेस में दोनों का अनुपात को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फेस ऑफ लेंथनाइट नाइट्रेट, कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया था अपन ने, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट, अपॉन दूसरी कंसंट्रेशन अपन ने मानी C डैश, इसका रेशियो क्या था अपना, कंसंट्रेशन ऑफ लेंथनाइट एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी C डैश, कंसंट्रेशन ऑफ लेंथनाइट का एक्वस सॉल्यूशन। हम कोई भी दो नियरेस्ट लेंथनाइट को यदि 15.N HNO3 और 100% ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट लेते हैं तो दोनों के बीच का सेपरेशन फैक्टर हमारा 1.5 प्राप्त होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हम इसका ही साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जो तुम्हारा साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी क्या इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लेंथनाइट नाइट्रेट ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट 3 ऑर्गेनिक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ लेंथनाइट का एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट, लेंथनाइट्स को अलग, नाइट्रेट, और तीनों को अलग अलग कर दिया। पहले मैंने लेंथनाइट्स का लिया, फिर नाइट्रेट का लिया, फिर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया ऑर्गेनिक। अब इस जो समीकरण है साम्य स्थिरांक वाली, इसमें लैम्डा का मान रखने पर, लैम्डा क्या होता है, दिस कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, इन दोनों की जगह मैंने लग दिया लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। नीचे क्या रह गया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट ऑर्गेनिक। अब इससे हमने क्या निकाल दिया, लैम्डा इज इक्वल टू वितरण गुणांक इज इक्वल टू साम्य स्थिरांक, C कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट, और किसकी निकाल दी, कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हम 95% लेंथनाइट को पृथक कर सकते हैं। तो मॉडर्न मेथड में हमने दो मेथड पढ़े, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें समान चार्ज वाले आयनों का रिवर्सिबल इंटरचेंज होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में एक हमने फेस लिया
एक्वस, एक लिया ऑर्गेनिक फेज। दोनों की जो कंसंट्रेशन में अंतर होता है उसको हमने माना डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट। ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है ये केवल दोनों फेसेस की सॉल्युबिलिटी के अंतर पर ही डिपेंड करता है। इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड एज TBP, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट, जिसको हम या तो केरोसिन या जाइलिन में घोलते हैं।